दोस्तों, मैं कुछ एक बात जनरल बात बता रहा हूँ। जैसे ये जो भी एलजीनेस कर रहे हैं उनमें से कुछ लीडर्स ऐसा बोलते हैं कि लिक्विडिटी इसकी लॉक नहीं है, वो तो अच्छी बात है। अब दोस्तों, अब जब उनसे ये बात की जाती है कि लिक्विडिटी लॉक नहीं है तो क्रिएटर सारा फंड कभी भी निकाल सकता है, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं। जब लिक्विडिटी लॉक ही नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी लॉक नहीं है, 468.3 मिलियन इसकी लिक्विडिटी है और इसकी लिक्विडिटी ये निकाली जा रही है। देखो कौन निकाल रहा है, खुद क्रिएटर लिक्विडिटी के अंदर निकालता है ना, क्योंकि एलपी तो वो ही बनाता है ना, तो निकालेगा कौन? क्रिएटर खुद। कोई भी यूजर निकाल सकता है। अब यहाँ पे लाखों डॉलर की पर डे की इसकी लिक्विडिटी निकाली जा रही है। किस पर्पज से निकाली जा रही है वो अलग मैटर है, लेकिन निकाली क्यों जा रही है, क्या कारण? निकालनी नहीं चाहिए ना, रेट की वाट नहीं लग गई। लिक्विडिटी लॉक नहीं होने से ये लफड़ा होता है। अब ये लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन आ रही है, वहाँ पर फंड लगाया जा रहा है, कभी बोलते हैं बर्निंग हो रहा है। मैं कह रहा हूँ लोगों का फंड आप निकाल रहे हो, किसी ने बेचारे ने $10 में लिया होगा, अभी $4 उसकी रेट हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर एलजीनेस के अंदर और क्या हो रहा है, जब मर्जी हो जब पेमेंट निकाल सकते हैं। मतलब आज पेमेंट लगाया और उसके बाद में जब मर्जी हो पेमेंट निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए 24 घंटे बाद में जब मर्जी हो पैसा जब निकाल ही देंगे तो रेट डाउन होगी कि नहीं? फिर ये लोग बोलते हैं कि रेट डाउन होती है जितने में दूसरे लोग डाल देते हैं। तो ये क्या अच्छी बात है क्या? क्रिप्टो करेंसी का कोई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आज फंड लगाया, कल जब निकाल देंगे लोगों के लिए बढ़िया है, लेकिन रेट की वाट लग जाती है उसका कुछ नहीं है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ एलजीनेस वालों को कि $84 पे रेट गई, अचानक इतना पंपिंग हुआ और $4-5 पे आ रहा है, ये डंपिंग हुआ, क्या कारण? इसका मेन कारण ये था ना कि आज लगाया कल निकाल दो, और लिक्विडिटी लॉक में नहीं है। अब देखो ये इसकी जो लिक्विडिटी निकाली जा रही है रिमूव। अब देखो ये 23 मिनट पहले $4,68,000 निकाले गए। किसने निकाले? और एक ही एड्रेस दिखेगा लगभग, ये D80 भी दिख रहा है, 348 भी दिख रहा है, D80 348, बस ये दो एड्रेस दिख रहे हैं। 348 जो है वो लिक्विडिटी निकालता है, थोड़ी सी कम निकालता है, और जो D80 वो ज़्यादा निकालता है। अब ये कौन निकाल सकता है? ये क्या लिखा हुआ है, रिमूव लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी बर्निंग में जा रही है। ऐसा बर्न करने की क्या ज़रूरत है? बर्न करने की क्या ज़रूरत है कि लोगों की जो है वो एकदम यहाँ पर रेट ही डाउन हो जाए। अब AIPF की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए लिक्विडिटी में ताला लगा हुआ है, ये लॉक है। ये लॉक होना अच्छी बात है कि नहीं? जब लिक्विडिटी लॉक होती है तो उसको क्रिएटर भी नहीं निकाल सकता, और 100% बर्न है एलपी भी। अब फिर भी एलजीनेस करने वाले कुछ सज्जन बोलते हैं कि नहीं लिक्विडिटी ओपन होना अच्छी बात है। कहाँ से अच्छी बात है? आपके कहने से अच्छी हो जाएगी बात? पूरी दुनिया के अंदर ChatGPT देखो, बड़े बड़े डेवलपर देखो, पूरी दुनिया के टेक्निकल जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि लिक्विडिटी लॉक होने पर और एलपी बर्न होने पर रग पुल नहीं होता है। अब एलजीनेस के अंदर रग पुल है, और फिर भी क्या लिक्विडिटी लॉक होना भी नहीं, लॉक अच्छा लॉक नहीं है इसलिए अच्छी बात है। मतलब गलत बात को भी अच्छी बात बता रहे हैं। अब कहाँ जाना? अब कोई किसी ने ठान ही लिया कि बकरे के 3 टांगे होती है, और कोई जिद पकड़ के बैठ जाए, समझने को तैयार नहीं हो, मानने को तैयार नहीं हो, क्या कर सकते? या लिक्विडिटी लॉक है। कितनी बड़ी बात AIPF के अंदर है कि 100% लिक्विडिटी लॉक है, 100% टोकन बर्न है। यहाँ पर देख लो, आप ट्रांजेक्शन में जाते हैं, लिक्विडिटी कोई निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी देखो ये ट्रांजेक्शन पे गया और मैं रिमूव पे गया, यहाँ पर एक बार किसी ने लिक्विडिटी डाली थी $100 की, जिसने डाली वो निकाल सकता है, क्योंकि एलपी टोकन उसके पास में होता है। जिसने निकाली लगाई वो निकाल दी, लेकिन यहाँ पर क्रिएटर निकाल ही नहीं सकता, लोगों का फंड निकाल ही नहीं सकता। तो लॉक होने का ये फायदा होता है कि कभी भी रग पुल नहीं हो सकता। रग पुल क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा ना। तो ये सारी बातें हैं आज की तारीख में। अब इसकी रेट है $2.16 पे गई है। 3 से 4 महीने में तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के पंपिंग डंपिंग चालू हो जाता है। देखो रेट घटना बढ़ना अलग चीज़ है। रेट किसी भी क्रिप्टो के रेट घटना और बढ़ना वो उसका नेचर होना चाहिए, लेकिन अचानक से रेट ज़्यादा बढ़ना और अचानक से रेट ज़्यादा घटना वो गुण नहीं है, वो अवगुण है।
और एलजीएनएस के अंदर वो अवगुण है, इसलिए $84 से वापस $4 पे आ गया। मान लीजिए किसी ने $10-20 पे लिया होगा, उसकी क्या हालत हो रही होगी। ये आपकी जो स्टोरी चल रही है ना, ब्लॉकचेन आ रही है, वो आ रही है, अच्छी बात है, ब्लॉकचेन आ रही है, तो यहाँ से पैसा निकाल के ब्लॉकचेन में डाल रहे हो लोगों का पैसा। तो मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज की तारीख में AIPF के अंदर देख लो, अब आप खुद नज़रों के सामने देखो, आप मानने को आप तैयार नहीं है। गो प्लस सिक्योरिटी के अंदर एक इश्यू है सिर्फ सेल टैक्स का 5%, इसके अलावा एक भी मतलब टैक्स मॉडिफेबल नहीं है, एक्सटर्नल कॉल नहीं है, ऑनरशिप रिनाउंस है, हिडन ओनर नहीं है, ओपन सोर्स सारे वेरीफाइड है। अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर नज़रों के सामने टैक्स इसके अंदर बोल रहा है। इसके बाद में देखो, नो इश्यू, क्यू कंट्रोल पर कोई इश्यू नहीं, 100 मिनट से 100 स्कोर दे रहा है टोकन सनी पर। अब आप एलजीएनएस का देख लो, GNS, तो जो नज़रों के सामने सच्चाई है तो उसको भी अगर नहीं मानेंगे, 4 इश्यू दिख रहे हैं इसके अंदर। टैक्स मॉडिफेबल हो सकता है, कभी टैक्स घटाया बढ़ाया जा सकता है, 5% टैक्स है ना, उसको 90% भी किया जा सकता है। ये खतरा नहीं है फ्यूचर का। एक्सटर्नल कॉल है, बाहर से कुछ भी कॉल देकर के इसके अंदर कुछ भी करवाया जा सकता है। मिंटेबल टोकन है, जितनी मर्जी वो मिंट कर सकता है, बिना डॉलर और डाई लिए भी क्रिएटर मिंट कर सकता है, मिंट करके वो सेल कर सकता है। तभी तो लिक्विडिटी लॉक हो रही है, वहाँ से निकाली जा रही है। बताइए, टोकन दिए जा रहे हैं और सीधा डाई हो रही है, वो डाई से फिर उनका जो भी कर रहे होंगे वो ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी तो निकाल रहे हैं ना। फिर ये सेल टैक्स 5% है, जो चलो ठीक है। 4 इश्यू, 2 इश्यू इसके अंदर भी है, क्यू कंटेल में हिडन ऑनर है, सस्पिशियस एक्टिविटी है। अब ये अगर टोकन स्निपर के अंदर भी देख लो, 70 का स्कोर है। अब नज़रों के सामने सारी इतनी नेगेटिव चीज़ दिख रही है, फिर भी उसको मानना नहीं। ब्लॉकचेन आ रही है, ब्लॉकचेन में पैसा लगाए। अरे ब्लॉकचेन के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कर चुका हूँ। क्या होता है ब्लॉकचेन से? नेटिव टोकन होने से होता क्या? ब्लॉकचेन ये जो पर्सनल ब्लॉकचेन लेकर के आते हैं ना, जब तक उसका सोर्स कोड गिटहब पर वेरीफाई नहीं हो, जब तक पब्लिक नोड नहीं लेवे, तब जब तक वो पब्लिक ब्लॉकचेन बने नहीं, जब तक उसके सैकड़ों हजारों नोड नहीं हो, या वैलिडेटर नहीं हो, या माइनर नहीं हो, कब क्या मतलब रहा उसको निजी ब्लॉकचेन लाने का? उसके अंदर कितना अपडेट होता रहता है। क्या अपडेट तो चलो होना अच्छी बात है लेकिन ब्लॉकचेन लाना और नेटिव टोकन होना, इससे कौन सी सिक्योरिटी हो गई? कौन सा बढ़िया काम हो गया? मैं तो कह रहा हूं कुछ भी इकोसिस्टम आ रहा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिक्विडिटी निकाली जा रही है, वो नजरों के सामने दिख रहा है। क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि वो लॉक नहीं थी। AIPF के अंदर सारी लिक्विडिटी लॉक है। कितनी ये गुण की बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है, AIPF के अंदर कभी भी पंपिंग और डंपिंग नहीं हो सकता। रेट घटेगी बढ़ेगी, तभी तो $1 से $2 हुई, बढ़ तो रही है ना। ऑर्गेनिक तरीका होता है, एक होता है केमिकल वाला तरीका, अचानक रेट खुद बढ़ाई जाती है, खुद घटाई जाती है। वो चीज़ यहाँ नहीं है, असंभव है। यहाँ 6.25% से ज़्यादा रेट बढ़ते ही सीधा ALS सक्रिय होता है और वो उसके अंदर डॉलर और AIPF पड़े रहते हैं। अरे वो तो ट्रेडिंग कर रहा है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ALS जो कि इथेरियम ले रहा है, बिटकॉइन ले रहा है, पॉलीगॉन ले रहा है, और वो खुद जैसे रेट बढ़ती है ना 6.25% वो सक्रिय हो जाता है और AIPF वो सेल करता है और रेट को वापस मैनेज करता है, स्टेबलाइज करता है। रेट जैसे डाउन होती है तो वो भी उस समय भी वो उसके अंदर USDT पड़े रहते हैं, उससे वो AIPF खरीदता है और वापस रेट को स्टेबलाइज करता है। इसीलिए ऑर्गेनिक तरीके से $1 से $2 पे AIPF आया है और ये महीने का 1 साल का 36 गुना दे रहा है पर डे 1%। लोग बोलते हैं कि एलजीएनएस के तो जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी निकाल सकते हैं ना। 24 घंटे के बाद में आप निकाल दो, 0.6% आएगा, लेकिन तत्काल निकालोगे तो 20% डिडक्शन होगा। तो ये डिडक्शन तो होना ही चाहिए ना। डिडक्शन नहीं होगा तो लोग आज पैसा लगाएंगे और कल मान लीजिए मेरे साथ किसी बंदे ने ज्वाइनिंग ले ली, 2-4 दिन बाद वो किसी और बंदे के साथ ज्वाइनिंग ले लेगा और अपलाइन बदलता रहेगा और रेट डाउन करेगा, डंपिंग करेगा, सिस्टम की वाट लगा देगा। 2 साल से एलजीएनएस चला, सैल्यूट है, बिल्कुल सैल्यूट है, उसने बहुत मतलब अच्छा काम किया। लेकिन रेट पंपिंग और डंपिंग क्यों हुई? इन्हीं अवगुणों की वजह से, और फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो वो सारी बातें हो गई ना कि नॉलेज भी नहीं और मतलब फिर भी अपनी बात पर टिके रहना और वो भी जिद पकड़ना और बात माननी नहीं, सच्चाई को भी एक्सेप्ट नहीं करना। अब मैं कहता हूँ कि जब लिक्विडिटी लॉक होना तो बहुत अच्छी बात है, तब उसको भी बात समझ में, ये बात भी अगर नहीं समझने को तैयार है तो फिर ये तो फिर क्या कर सकते हैं। लिक्विडिटी लॉक अगर होगी तो रग पुल नहीं होगा। ये तो खास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और टोकन का और कॉइन का गुण होना चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का।
यहाँ पर 5 AI बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सबके अलग अलग काम है। एक टोकन की मिंटिंग करता है, जब डॉलर आता है तो टोकन की मिंटिंग होती है, और विड्रॉल के भी अंदर यहाँ मैकेनिज्म लगा हुआ है। एक साथ आप विड्रॉल करने जाओगे तो उसका भी एक तरीका है, उसकी वजह से डंपिंग नहीं होने देता। टोकन हो या कॉइन हो, लोग आते किस लिए? अचानक रेट बढ़े नहीं और अचानक रेट घटे नहीं और डंपिंग पंपिंग नहीं हो, रग पुल नहीं हो, इसीलिए तो लोग आते हैं। बाकी तो सारी स्टोरियाँ कितने भी चलाओ, कितने भी इकोसिस्टम लगाओ, कुछ भी करो, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर भी अभी तो पहला फेज है EIPF का, 3 महीने के बच्चे ने हिला दिया है अच्छे को। 180 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है 3 महीने में, और कोई रेंटल लिक्विडिटी नहीं है। इनकी लिक्विडिटी $5,000 इन्होंने डाली थी, 25,000 टोकन बने थे, उसमें से 5,000 टोकन का उन्होंने पूल बनाया था $5,000 डाल के, बाकी के 20,000 टोकन इन्होंने वहाँ पर रखे थे, किसमें? ट्रेजरी में। और अभी 82-83 लाख EIPF जो है वो मिंट होकर के आए हैं, उसमें भी 95% सप्लाई सारी लॉक है, और करंट सप्लाई तो नहीं के बराबर है। और लोगों के पास टोकन ही है तो बेचेंगे क्या अचानक, और क्या रग पुल करेंगे, मतलब क्या रेट घटाएंगे। इतने गुण हैं इसके अंदर। अभी तो फेज 1 चल रहा है, फेज 2 भी आ गया है, जो डाउ सिस्टम लागू हो गया है, डाउ गवर्नेंस, डाउ काउंसिल, उसकी वेबसाइट भी आ चुकी है। और तीसरा फेज आने वाला लैंडिंग और बोरिंग का, एक से बढ़कर एक इकोसिस्टम आने वाले। सोचो इस टोकन की कितनी बड़ी डिमांड होने वाली है। और यहाँ पर ऑनर भी छिपा हुआ नहीं है, ऑनर 2 बार, क्रिएटर 2 बार बाइनेंस पे लाइव आ चुके हैं। यही तो बात है, मतलब यहाँ पर ऑनर, क्रिएटर, डेवलपर 2 बार बाइनेंस पे लाइव आ चुके हैं। सुबह की 5-8 बजे की मीटिंग में करीबन 500 प्लस लीडर्स आते हैं, शाम को 8 बजे की मीटिंग में 1000 प्लस लीडर्स आते हैं। लोगों की इनकम 1-1 लाख से लेकर 5-5 लाख पर डे हो चुकी है। अचानक से रेट बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है। क्या विड्रॉल का मैकेनिज्म और क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस है, मतलब क्या गजब की मैकेनिज्म है। अब कोई चीज़ एलजीएनएस पहले आ गया, अच्छी बात है, उसको सैल्यूट है। इसके बाद में कोई चीज़ आएगी वो खराब ही होगी, अगर समझोगे नहीं तो पछताओगे। EIPF ये इथेरियम की तरह है, जैसे बिटकॉइन आया था ना, बिटकॉइन ने एक बहुत अच्छी छवि बनाई, लेकिन इथेरियम आया तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया लेकर के आया। तो बाद में आएगा, वो जरूरी नहीं है कि वो पहले आया उससे कमज़ोर होगा, वो उससे भी ज़्यादा गुण लेके आ सकता है। और EIPF ने इथेरियम की तरह काम किया है। अगर एलजीएनएस बिटकॉइन है तो EIPF इथेरियम है, मतलब गुणों की खान है। क्योंकि इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ वर्क की पहले थी, बिटकॉइन की भी प्रूफ ऑफ वर्क की थी, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क में बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है, और दोनों लेयर 1 की ब्लॉकचेन लेकर के आए थे। इसके बाद में पॉलीगॉन आया, वो लेयर 2 की ब्लॉकचेन लेकर के आ गया। इथेरियम के ऊपर अधिकतर ब्लॉकचेन अब इथेरियम के ऊपर बन रही है। फिर अभी इथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक में आ गया, और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर स्टेक में बिजली कंज्यूम नहीं होती है, वहाँ वैलिडेटर होता है, वहाँ पर जो जितना ज़्यादा स्टेक करता है उसको रिवार्ड मिलते हैं और वैलिडेटर बनता है। तो ब्लॉकचेन की दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े गोते मैंने लगा दिए हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में बड़े बड़े गोते लगा दिए हैं। इसलिए क्या है कि देखो, अपन हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। EIPF एक ऐसा अवतार है, जैसे कि एलजीएनएस एक अवतार था, लोगों को तारा भी और लोगों को लॉस भी हुआ, फिर उनको टिके रहेंगे, उनको प्रॉफिट भी होगा। एलजीएनएस उसको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि सैल्यूट इसलिए करते हैं कि उसके वो टिका रहा 2 साल तक, इसलिए उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन EIPF है ना, 3 से 4 महीने में उसने अपना अवतार रूप दिखा दिया है। मतलब सोच के देखो, आने वाले 1 साल 2 साल बाद कितना बड़ा काम होगा। यहाँ 1% पर डे आता है, यहाँ पर भी आप 24 घंटे के लिए आप स्टेक कर सकते हैं, 0.6% पर डे देगा। 45 दिन के लिए करोगे तो 0.7%, 90 दिन के लिए स्टेक करोगे तो 0.8%, 180 दिन के लिए करोगे तो 90 दिन के लिए 0.8%, और 180 दिन के लिए करोगे आप स्टेक तो 0.9%, और 1% पर डे 360 दिन के लिए करते हो तो 360 दिन में आपका 36 गुना हो जाता है पर डे 1%। 71 दिन तक अगर आप विड्रॉल नहीं करते हो तो आपका जितना भी टोकन है उसको डबल हो जाते हैं, और 6 महीने में 5 गुना हो जाते हैं। और वर्किंग की इनकम अगर देखने जाए तो एलजीएनएस के अंदर 3-3 लाख मेंटेन करनी पड़ती है, $50,000 का आपको मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाकर के आपको जो अर्निंग आती है ना, उसकी अर्निंग का 10 गुना अगर $1.5 लाख का यहाँ बिजनेस कर दिया जाए, सिंगल लैग से भी यहाँ पर अर्निंग आती है, और रैंक निकलती है 15 रैंक के। यहाँ पे 15 डायरेक्ट करने पर 15 रैंक के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सिर्फ एक रैंक आपको, जितने भी आप लोगों को जोड़ोगे उसकी उनकी ROI का 10% आता है। लेकिन जैसे $5,000 का बिजनेस हो जाता है आपके किसी भी लेग में, टोटल मिला करके चाहे सिंगल लेग हो, तब भी आपको
आपकी पहली रैंक निकलती है नोवा, और उस समय आपको 10% मिलता है डिफरेंस का, मतलब 10% नोवा का मिलता है और डायरेक्ट का जो 10% आ ही रहा था वो 20% हो जाता है। फिर $15,000 का और बिजनेस आते ही आपकी अगली रैंक निकलती है, $20,000 का बिजनेस टोटल हो जाता है। पहले 5 $15,000 और हुए, $20,000 के बिजनेस पे आपकी अगली रैंक निकलती है वीवा, और उस पर अर्निंग आती है शानदार, और उसके अंदर भी आपको 20% एक्स्ट्रा मिलता है और डायरेक्ट का 30% हो जाता है। तो डायरेक्ट का 30%, 40%, 50, 60, 70, 150% तक मिलता है डायरेक्ट का अर्निंग का। मतलब क्या गजब की इनकम, और क्या वर्किंग इनकम, नॉन वर्किंग इनकम, क्या टेक्नोलॉजी, क्या सिस्टम, क्या विड्रॉल का सिस्टम, क्या मतलब पंपिंग डंपिंग नहीं होगा उसका क्या मैकेनिज्म, गुणों की खान, लिक्विडिटी लॉक, क्रिएटर हिडन नहीं, डेक्स टूल, डेक्स इसके अंदर टोकन स्लीपर गुणगान कर रहे हैं। इतनी बड़ी चीज़ है